गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित कुमार। मैंने पिछले लेक्चर में थर्मल फिजिक्स के अंदर थर्मोमेट्री के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत थर्मल एक्सपांशन के बारे में भी मतलब हमने चर्चा की थी। तो आज हम उस थर्मल एक्सपांशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ थर्मल एक्सपांशन को। तो सबसे पहले हमने थर्मल एक्सपांशन में ये बात की थी कि थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या होता है। जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर के साथ में चेंज होती हैं, उन्हें हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहा था। और फिर हमने बोला था कि और हमने ये बोला था कि मतलब वैसे कोई भी जो बॉडी है वो एक्सपांड क्यों होती है टेम्परेचर देने पे। तो हमने कहा था कि जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो बॉडी को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आती है और उस एनर्जी की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज होते हैं, उन फोर्सेज की एनर्जी वीक होने लग जाती है। तो वो हमने बात की थी और वैसे फिर वो दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है और डिस्टेंस बढ़ने से जो बॉडी है वो एक्सपांड कर जाती है, ये हमने बोला था। फिर हमने इसमें बताया था कि मतलब कि जो थर्मल एक्सपांशन होता है किसी भी बॉडी का, एक्सपांड कैसे करती है, तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होता है। जैसे कि किसी भी फोटोग्राफ को जूम किया जाता है कैमरे से, ऐसे हम यहाँ पे जूमिंग की बात करते हैं, मतलब कि इक्वली एक्सपांड करती है सारी डायमेंशंस में, ये हमने बोला था। फिर आगे हमने इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे कि कैसे मतलब कौन कौन सी जो डायमेंशन है वो मतलब एक्सपांड होंगी, इंक्रीज होंगी, ये सारी बात की थी। फिर हमने देखा था कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में एक्सपांशन देखेंगे, थर्मल एक्सपांशन। तो हमने सबसे पहले बोला था सॉलिड के अंदर मतलब तीनों डायमेंशन होती हैं। वन वन डायमेंशन एंड मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। और लिक्विड और गैसेज में हमने बोला था केवल वॉल्यूम एक्सपांशन होता है यहाँ पे, जो है मतलब कि वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन नहीं होगा, लीनियर और एरियल एक्सपांशन नहीं होता है लिक्विड्स में, ये हमने बोला था। फिर अब हमने सबसे पहले बात की थी लीनियर एक्सपांशन की। तो लीनियर एक्सपांशन के अंदर हमने बोला था कि जो मतलब कैसे फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया था हमने। तो हमने बोला था कि जो चेंज इन लेंथ होता है, मतलब इनिशियल लेंथ एल नॉट मानी, फिर हमने जब टेम्परेचर को टी से टी डैश किया, तो हमने देखा जब टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी से जब हमने टेम्परेचर को मतलब इंक्रीज किया, तो फाइनल लेंथ एल हो गई इंक्रीज होते। तो जब हम देखते हैं कि जो चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, इनिशियल लेंथ से यानी एल नॉट से। और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर से, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये हमने बोला था। फिर हमने बोला कि डेल्टा, जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होता है, एल नॉट डेल्टा टी। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये हमने बात की। फिर यहाँ से हमने अल्फा को निकाला तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी आया, उसकी हमने डायमेंशन निकाली डिग्री सेल मतलब सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। हमने ये भी बोला कि जो अल्फा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, केवल मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एक कॉपर का वायर है, तो उस कॉपर के वायर के लिए कॉपर जो मटेरियल है उसके लिए अल्फा हमेशा सेम रहता है। अब जितने भी उसके अगर हम अलग अलग वायरों में उसको बांट दें, पीसेस कर दें, तो भी उन सबका अल्फा सेम रहेगा, केवल किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अल्फा एक ऐसी राशि है, मतलब ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये हमने बोला है ना। ये सारा हमने इसमें देखा। फिर इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड नॉर्मल। तो वो क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक आयरन की मतलब क्या है, एक रॉड है, बार है, जिसकी लेंथ इनिशियल लेंथ 10 मीटर है, उसको हमने हीट किया 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन ऑफ आयरन इज 10 into 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बार इज, मतलब हमें अल्फा दे दिया है। तो अब हमसे पूछा है इंक्रीज इन लेंथ, मतलब हमसे क्या पूछा है, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल पूछा है। तो डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है बेसिक वो लगाएंगे इसमें, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये
बता दें मेरा आंसर, मतलब आप सॉल्व करें एक बार इसको। केवल इक्वेशन में वैल्यू रखते आंसर सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सॉल्व करें। हाँ, 1 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, तो ये इसमें फॉर्मूला बेस्ड 1 सेंटीमीटर, 4 डी आंसर सही है। तो अब हम इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो जो मतलब क्वेश्चन में उसमें क्या दिया है, अगर हम मतलब अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो अच्छे से देख लें इसको। तो इसमें क्या आई थी, इनिशियल लेंथ दिया एल नॉट 10 मीटर, अल्फा दिया है 10 × 10⁻6, मतलब 10⁻5 हो गया, ये डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो अगर हम पुट करें तो 10⁻5 हो गई, और एल नॉट जो है वो 10 हो गया, तो कितना हो गया 10⁻4 इंटू में डेल्टा टी 100, तो टोटल कितना आया 10⁻2 मीटर, जिसका मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर है, तो उससे ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये आसानी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मैं इसको रीड करता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना है, ये भी इतना नहीं है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर मेटल रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें क्या बोला है कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर, मतलब अब तक तो हम क्या निकाल रहे थे, चेंज इन लेंथ पूछ रहा था डेल्टा एल। अब परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें इनिशियल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू में 100 करना है, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू में 100। तो बस हमें यही निकालना है इसमें, तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू में 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इसमें हमें क्या दिया है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर मेटल इज 2 × 10⁻5। तो हमें अल्फा दे दिया, बस अब तो हमें बस क्या दिया, इनिशियल लेंथ दे दी, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी दे दिया, और हमें अल्फा भी दे दिया। हमसे क्या पूछा है, डेल्टा एल पूछा है। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट से आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मतलब इंटू में 100 करना है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी, और परसेंटेज के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो सॉल्व करें, इसका क्या आंसर आएगा एक बार बताएं मुझे। हाँ, 0.2% सही आंसर है, बिल्कुल 0.2% ही फोर आंसर होगा इसका। और किसी को सॉल्व करना है तो कर लें, थोड़ा बहुत टाइम और ले सकते हैं हम इसके लिए। हाँ सही, आराधना त्रिपाठी, यश मौर्य, आस्था पाठक, आकाश पटेल, सबका सही आंसर आ रहा है डी, 4.2% बिल्कुल सही आंसर है। लगभग सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, तो अब हम इसमें आगे देख सकते हैं। तो अब इसमें हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। वैसे तो सबने आंसर सॉल्व कर लिया, फिर भी मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो क्या दिया है हमें, एल नॉट दिया 1 मीटर, इनिशियल लेंथ दे दी अल्फा दे दिया 2 × 10⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डेल्टा टी चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब इसमें बस हमें क्या करना है कि डेल्टा एल अपॉन एल नॉट फाइंड करना है पहले, तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी। तो पर अल्फा डेल्टा टी इंटू में 100, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो 2 × 10⁻5, डेल्टा टी की वैल्यू 10⁻2 हो गई 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻2 हो गया।
तो टोटल ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 × 10⁻⁻1 यानी 0.2%। तो आसानी है क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन से आगे। तो ये अगला क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे। तो अब इसमें देखें हैं तो हमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक रॉड इज 5 मीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक मेटेलिक रॉड है, उसकी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसकी इनिशियल लेंथ है 5 मीटर। अब इसमें बोला है एंड बिकम्स 5.01 मीटर ऑन हीटिंग अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जब उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो ये कितनी हो जाती है लेंथ 5.01 मीटर हो जाती है। मतलब हमें चेंज इन टेम्परेचर पता चल गया, 0 से 100 किया है तो डेल्टा टी 100 हो गया। चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ 5 है, फाइनल लेंथ 5.01 मीटर है, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, डिफरेंस करके देखें तो 0.01 मीटर हो गया 10⁻⁻²। अब द लीनियर एक्सपांसन कोफिशिएंट ऑफ द मेटल विल बी। अब इसमें हमसे क्या पूछ लिया, अल्फा पूछ लिया। तो बस हमें वही फॉर्मूला लगाना है चेंज इन लेंथ का, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। तो बस इसमें हमें क्या पता है, डेल्टा एल पता है, इनिशियल और फाइनल लेंथ से हमने निकाल लिया, एल नॉट सीधे 5 मीटर है, और डेल्टा टी हम चेंज इन टेम्परेचर 0 100 हो गया। तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लें एक बार। 2 × 10⁻⁵। प्रतीक्षा और यश मौर्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 2 × 10⁻⁵ सही आंसर है इस क्वेश्चन का। और किसी और भी एक बार ट्राई कर लें। आराधना ने भी सही आंसर आ गया, ऑप्शन 4 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। मिहिर वर्मा का भी सही आंसर आ गया। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है और आसानी से, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। सागर मिश्रा ने भी सही आंसर दिया है। मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो अगर हम देखें तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, एल नॉट दिया है, इनिशियल लेंथ 5 मीटर बोली है, हमें फाइनल लेंथ दी है कि हमने टेम्परेचर को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, तो जो लेंथ है वो इंक्रीज होते 5.01 मीटर हो गई। तो मतलब हमें इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ दी है, तो चेंज इन हमने लेंथ निकाल ली 5.01 - 5, कितना हो गया 0.01 मीटर। हमें टेम्परेचर इनिशियल 0 है, फाइनल 100 है, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अल्फा पूछा है, लीनियर एक्सपांसन कोफिशिएंट। तो बस हमें पता बी नो डेट, जैसे कि हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो बस डेल्टा एल की जगह 0.01 अपॉन एल नॉट की जगह 5 इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो बस हमें इसको कितना हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁵ इस पे सॉल्व करेंगे तो बस पावर का हमें सॉल्व करना है थोड़ा। बस 2 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये सही आंसर है। और इसको हम चाहें तो केल्विन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही वैल्यू आती है, तो इसलिए ये हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमने हमारा जो है, यहाँ पे हमारा मतलब लीनियर एक्सपांसन खत्म होता है सॉलिड के अंदर। अब हमने बोला था कि सॉलिड के अंदर 3 टाइप के एक्सपांसन होते हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपांसन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो अब हम 2 डायमेंशन यानी एरियल एक्सपांसन की बात करेंगे। अब हमने जब लीनियर एक्सपांसन पढ़ लिया है, उसके फॉर्मूले देख लिए, तो एरियल और जो वॉल्यूम एक्सपांसन है उसके फॉर्मूले लगभग इसी की तरह रहते हैं। बस हमारी टर्म चेंज हो जाएंगी, फॉर्मूलों की फॉर्मेट वही रहने वाली है। जैसे वहां पे हमने बोला था कि वहाँ पे अगर हम शुरू से देखें तो वहाँ पे हमने बोला था एल एल नॉट लेंथ की एक रॉड है हमारे पास, और उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया डेल्टा टी से, तो फाइनल जो लेंथ हो गई थी वो हो गई थी एल।
ये हमने वहां पे बोला था, वहां पे हमने जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है उसको अल्फा बोला था। यहाँ पे एरियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन आ जाएगा, उसको हम बीटा बोलेंगे। ऐसे ही जब हम वॉल्यूम एक्सपांशन पढ़ेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट आएगा, उसको हम गामा बोलेंगे। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक शीट ली है ना, जो स्पाइरल है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसका इनिशियल एरिया है ए नॉट। जब हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, हीट करेंगे, तो फाइनल एरिया हो जाता है ए। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चेंज इन, वहां पे था चेंज इन लेंथ, यहाँ पे क्या है चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया क्या होगा, डेल्टा ए। डेल्टा ए होगा चेंज इन एरिया। तो वो जैसे वहां पे बोला था, हमने दो चीज बोली थी लीनियर एक्सपांशन में, कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, चेंज इन टेम्परेचर से और इनिशियल लेंथ से। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि जो चेंज इन क्या है एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर और इनिशियल एरिया से। So delta A is directly proportional to delta T and delta A is directly proportional to A naught. तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी, ये हो जाएगी इक्वेशन। फिर वैसे जहाँ पे हमने अल्फा लाए थे, लीनियर एक्सपांशन ऑफ कोफिशिएंट, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, बीटा आएगा। एरियल एरियल एक्सपांशन कोफिशिएंट बीटा आएगा। तो जब हम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, बीटा। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, है ना। ये फॉर्मूला बनता है। जैसे वहां पर क्या बना था, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, यहाँ पे बनेगा डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें से हम बीटा को निकाल सकते हैं। तो बीटा हमने बोला कि जैसे वहां पे अल्फा किस पे डिपेंड करता है, केवल मटेरियल प्रॉपर्टी पर, ऐसे ही बीटा भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर की आयरन की शीट है दो, तो दोनों अलग अलग शीट के लिए लेंथ एरिया अलग अलग हो लगता है, लेकिन उनका जो बीटा है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। मटेरियल सेम तो बीटा सेम, जैसे मटेरियल सेम तो अल्फा सेम, ऐसे ही हम देखेंगे मटेरियल सेम तो गामा भी सेम। मतलब ये जो अल्फा बीटा गामा जो एक्सपांशन के कोफिशिएंट है वो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टी पे। मतलब कि ये डिपेंड करते हैं ओनली ऑन ओनली मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये किसी के साथ भी चेंज नहीं होते, ये केवल मटेरियल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। इसकी अगर हम देखेंगे यूनिट हो जाएगी बीटा की, है ना, तो यूनिट वही डिग्री सेल्सियस इनवर्स केल्विन इनवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया से एरिया कट जाएगा, जो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है कट जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स हम वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो दोनों के लिए सेम होता है। तो अब फाइनल एरिया इसमें कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कि इनिशियल, मतलब फाइनल एरिया ए है, तो ए हम कैसे लिखेंगे, इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस जो डेल्टा ए है, तो ए नॉट प्लस डेल्टा ए मतलब ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ए नॉट को कॉमन लेंगे तो वन प्लस ए नॉट इंटू ना वन प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हो जाएगा। हमारे पास में इक्वेशन तैयार हो जाएगी यहाँ पे। तो एक अब इसमें तो हम अगर मतलब रिवाइज करें तो हमें बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो यही है। जैसे वहां पे था डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे आसान। तो यही है मेन फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे याद रखना होता है। ऐसे ही हम वॉल्यूम एक्सपांशन में भी देखेंगे। बस अब हम देख रहे हैं इस पर वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सपांशन को अगर हम डिस्कस करें, तो ऐसे ही हमने बोला वही चीज जो हमने रॉड के लिए दी थी, एरिया के लिए दी थी। अब हमें याद हो चुका है फॉर्मेट क्या है, कि हाँ भाई कोई भी है तो उसका इनिशियल कुछ होगा लेंथ एरिया या वॉल्यूम, और फाइनल होगा लेंथ एरिया वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा टी, फिर हम चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन एरिया चेंज इन लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे इससे, कि इनिशियल एरिया लेंथ या फिर वॉल्यूम से और चेंज इन टेम्परेचर से। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कोई और क्या लाएंगे, कोफिशिएंट, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, और इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी और उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ याद रखने का वो नहीं है, एक फॉर्मेट याद रखेंगे तो तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। तो बस अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में एक क्या है, सॉलिड है, क्यूबिकल मास ले सकते हैं, और उसकी हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है वी नॉट, और फाइनल वॉल्यूम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम हो जाता है वो वी हो जाता है। तो बस हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो देखें तो डेल्टा वी जो होगा चेंज इन वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के।
तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, डेल्टा टी से, है ना। और ऐसे ही चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट टी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। क्या होगा, वी नॉट डेल्टा टी से। अब चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कॉफिशिएंट क्या आएगा, गामा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा किसमें, लीनियर लीनियर एक्सपांशन कॉफिशिएंट, और बीटा एरियल एक्सपांशन कॉफिशिएंट, और गामा क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांशन कॉफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा बी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा बी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ से हम गामा को निकालें तो क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, है ना। इसलिए हम वही जो मतलब यूनिट है वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स ही होगी यहाँ पे भी। और वही ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये केवल किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब अगर हम इसमें आगे देख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम कैसे आएगा, बी इक्वल टू जो इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट प्लस चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी, तो वी नॉट प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कुछ थी गामा वी नॉट डेल्टा टी, वी नॉट को कॉमन ले लिया तो वन प्लस गामा डेल्टा, मतलब वी नॉट इंटू में वन प्लस गामा डेल्टा टी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फाइनल वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा अभी, एरियल के बारे में देखा, है ना। एरियल एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन देगा, फॉर्मूला डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। और हमने क्या देख लिया, वॉल्यूम एक्सपांशन देख लिया, डेल्टा बी इज इक्वल टू गामा बी नॉट डेल्टा टी। तो अब हम तीनों मतलब पढ़ चुके हैं। हमने लीनियर एक्सपांशन देखा, एल मतलब अल्फा के लिए, ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। हमने सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपांशन देख लिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। और हमने वॉल्यूम एक्सपांशन भी देख लिया था, डेल्टा बी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। ये हमने देख लिया। अब हम इनको कंबाइन करेंगे, मतलब कि अल्फा बीटा गामा, हम तीनों एक्सपांशन को कैसे कंबाइन करेंगे वो चीजें यहाँ पे, रिलेशन कैसे बनाएंगे अल्फा बीटा और गामा के बीच में, तो उसके ऊपर हमारे पास अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा को हम कंबाइन कैसे करेंगे वो चीजें, तो उसको हम देखेंगे अभी। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं रिलेशन। रिलेशन के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ पहले कैसे आया रिलेशन, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट आसान है, काफी आसान है इसको याद रखना, लेकिन हम थोड़ा इसको देखेंगे। गुड इवनिंग संजना, आप लेट हो, लेकिन पहले आपको 4:30 पे ज्वाइन करना था। हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है वैसे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया है, मैं उसको और रिवाइज करा दूंगा आगे। तो अब अगर हमने देखा कि जैसे हम देखते हैं जैसे रॉड है एक, तो रॉड जो होती है आयरन की या कोई भी मेटल की रॉड है, तो उसके पास केवल क्या है, एक ही डायमेंशन है, लेंथ, है ना। जबकि जब हम एरिया पे आते हैं, किसी शीट पर आते हैं या फिर किसी डिस्क के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशन हो जाती है, लेंथ के साथ विड्थ आ जाती है। दो लेंथ, तो हमारे पास में क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। और जब वॉल्यूम पे आते हैं तो तीन डायमेंशन हो जाती है। यही डिफरेंस है हमारे पास में। तो अगर हम इसमें अब देखें तो जो मतलब जब एरिया पे आते हैं तो टू टू डायमेंशन है। अब हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है आइसोट्रोपिक बॉडी और एक होती है एनाइसोट्रोपिक बॉडी। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक मतलब होता है जिसकी जो मतलब सारी डायमेंशन होती है ना वो इक्वल होती है, दोनों साइड्स में डायमेंशन कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो उसको हम आइसोट्रोपिक बॉडी बोलते हैं। मतलब जैसे कोई शीट है, जैसे कोई जैसी हो गई स्पाइरल शीट, हो गई वर्गाकार शीट है, तो उसकी जो लेंथ और वेट होती है वो क्या होती है, सेम होती है केवल, होती है ना, तो हम उसको क्या मानते हैं, इक्वल। ऐसे ही जब हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, आयताकार शीट की बात करते हैं, तो उसमें जो है डायमेंशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे हम बात करते हैं, तो जब आइसोट्रोपिक बॉडी मतलब जो जो जिसकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम होगी, तो
और एनाइसोट्रॉपिक बॉडी क्या होती है? एनाइसोट्रॉपिक बॉडी वो बॉडी होती है जिनकी डायमेंशन क्या सेम नहीं होती, से मतलब अलग अलग होती है, लेंथ अलग, विड्थ अलग, ऐसे मतलब उनकी डायमेंशन अलग अलग होती है, हाइट अलग, वॉल्यूम में तो डायमेंशन जब अलग अलग होंगी तो एनाइसोट्रॉपिक होगी, और आइसोट्रॉपिक मतलब जब डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, ये चीज हम बोलते हैं। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मतलब जैसे हमने बात की एरिया, मतलब रॉड के लिए हमने लेंथ की बात की 1 डायमेंशन, अगर हम उसी दो रॉड को ऐसे मिला दिया जाए तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एरिया आ जाएगा, मतलब हमारे पास 2 डायमेंशन आ जाएगी। तो हम मतलब कि हम एरिया को 2 डायमेंशन को अगर अलग अलग करके देते हैं तो वो हर रॉड का एक लीनियर एक्सपांसन है। मतलब समझ में आ रहा है कि हम दोनों को कंबाइन कैसे कर रहे हैं, कि हमने रॉड को जोड़ के एक शीट बना ली और सबका एक्सपांसन पड़ा। मतलब जब हम दोनों रॉडों का एक्सपांसन अलग अलग पढ़ेंगे और उनको कंबाइन करेंगे तो वो पूरी की पूरी क्या है, शीट का एरियल एक्सपांसन आ जाएगा, है ना। तो एरिया जो है वो 2 डायमेंशन है, मतलब कि वो दो लीनियर डायमेंशन से मिलकर बना है। तो इसलिए जो यहाँ पे हम बोलते हैं बीटा जो होता है ना, वो कोफिशिएंट जो लीनियर कोफिशिएंट है एक्सपांशन का, उसका क्या होगा, डबल होता है, मतलब बीटा जो होगा वो अल्फा का डबल होगा, ये रिजल्ट निकल के आता है। तो हम उसको सीधे याद रख सकते हैं कि एरिया जो है वो क्या होता है, उसमें 2 डायमेंशन होती है ना। जब हम आइसोट्रोपिक में बात करेंगे तो आइसोट्रोपिक में हमारे पास में सीधा है कि भाई दोनों दो रोड ली और दोनों रोडों का मतलब जो अल्फा है वो इक्वल है, इक्वल अल्फा है। तो जब हम उसको कंबाइन करके शीट बनाएंगे तो उस शीट का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन आएगा, मतलब बीटा आएगा, एरियल कोफिशिएंट, वो दोनों के अल्फा का क्या होगा, सम होगा, मतलब एडिशन होगा, अल्फा प्लस अल्फा होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। आइसोट्रोपिक के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 अल्फा हो जाएगा, हम उनको सीधे ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों रोड के लिए क्या है, सेम है। लेकिन जब एनाइसोट्रॉपिक पे आएंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम सीधे ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों जो रॉड होगी उनका अलग अलग होगा मतलब अल्फा, तो इसलिए उसको सीधे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास पहला रिजल्ट हमारे पास में क्या आया कि जो बीटा है वो अल्फा का क्या है, डबल है। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा से होता है, ये हमारे पास में रिजल्ट निकल के आया, है ना। अब ऐसे ही हम गामा के लिए देख सकते हैं कि जब हम वॉल्यूम पे आते हैं तो वॉल्यूम पे जैसे कोई भी क्या है हमारे पास में, सॉलिड स्फीयर है या फिर कोई भी मतलब क्यूबिकल मास हो गया, तो उसके अंदर जो है मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन होती हैं, मतलब कि उसके अंदर लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी होती है, 3 डायमेंशन है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जब हम आइसोट्रोपिक किसी मतलब 3 डायमेंशन बॉडी की बात करेंगे आइसोट्रोपिक की, तो उसके अंदर तीनों डायमेंशन जो होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे क्यूब होता है, क्यूब होता है ना, क्यूब के अंदर अगर हम देखें तो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, ऐसे हम कभी भी नहीं बोलते क्यूब के अंदर, हम बोलते हैं जिसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर बोलते हैं। क्यूब के अंदर कभी भी लेंथ, विड्थ और हाइट को डिफाइन नहीं करते क्योंकि उसकी तीनों डायमेंशन क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम डायरेक्टली उसकी जो है डायमेंशन बोल देते हैं। तो क्यूब के अंदर जब हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने 3 रॉड ली जो इक्वल लेंथ की थी, उनका अल्फा भी सेम होगा, तीनों एक ही मटेरियल की हैं, उनको कंबाइन करके शीट बना दी, मतलब एक शीट नहीं, हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। तो उस क्यूब का जो हम गामा निकालेंगे, कि वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो वो तीनों जो लेंथ मतलब रॉड लिए हैं हमने, सेम मटेरियल की, सेम लेंथ की, उनके मटेरियल का मतलब उनके जो अल्फा है उसका क्या होगा, सम होगा, मतलब तीनों के अल्फा को ऐड कर दो और सेम मटेरियल है तो अल्फा क्या होगा, सेम, मतलब अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 अल्फा आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, है ना। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आता है कि जो बीटा है वो टू मतलब अल्फा के 2 टाइम्स है, मतलब 2 अल्फा के बराबर है, और जबकि जो गामा है वो अल्फा के 3 टाइम्स है। तो सीधे इसको याद कैसे रखेंगे हम, कि हाँ भाई जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो रॉड है वो क्या है, 1 डायमेंशन, तो उसका अल्फा हो गया। एरिया जो है वो 2 डायमेंशन, मतलब दो रॉड को मिलाएंगे, दो सेम सेम मटेरियल की रॉड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एरिया बनेगा, मतलब शीट बनेगी। तो 2 अल्फा, 2 बार अल्फा को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारे पास में आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा। और जब हम गामा पे आएंगे, मतलब जब वॉल्यूम पे आएंगे तो हमें 3 डायमेंशन हो जाएगा, मतलब हमें 3 डायमेंशन को ऐड करना पड़ेगा। और वो 3 डायमेंशन कौन कौन सी, वही 3 रॉड ली, सेम लेंथ और सेम मटेरियल की, सेम मटेरियल मतलब अल्फा से, तो तीनों से अल्फा को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा, मतलब अल्फा था 3 टाइम्स। तो यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं कि बीटा जो है वो 2 अल्फा है, गामा जो है वो 3 अल्फा है ना। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, हमें कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि
मतलब क्वेश्चन होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन का और हमें उस बॉडी का क्या दे रखा होगा अल्फा। तो हमें क्वेश्चन में मतलब अपनी इक्वेशन में पुट करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, और उसको रखना पड़ेगा हमें ए, मतलब कि गामा को रखना पड़ेगा, तो अल्फा का 3 टाइम्स करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं। आप इस बार एक बार इन फॉर्मूलों को रिवाइज करें, फिर हम आगे इन पर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला तो देख लिया कि बीटा इज इक्वल टू 12 का, और ये तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, किसी को नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या हो तो और पूछ लें कोई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, एक बार मैं एनाइसोट्रॉपिक का और बता देता हूँ। एनाइसोट्रॉपिक की बात और कर लेते हैं हम। एनाइसोट्रॉपिक में देखेंगे तो हमने बोला था कि डायमेंशन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो डायमेंशन अलग अलग होती हैं, तो ठीक है लगा, ठीक है लगा। नो डाउट, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं।
तो एनाइसोट्रॉपिक में हम बात करेंगे तो बीटा जो होगा वो अब अलग अलग मतलब मटेरियल की रॉड हैं दो, तो उनके लिए जो एरियल एक्सपांशन होगा वो कैसे निकालेंगे हम, एरियल एक्सपांशन कोएफिशिएंट दोनों का ऐड करना पड़ेगा। अब दो अलग अलग मटेरियल हैं तो दोनों का अल्फा भी अलग अलग होगा, तो अल्फा हमने जैसे एक्स और वाई दो रॉड मान ली है, उनको मिला के हमने बनाया, तो अल्फा क्या हो जाए, मतलब जो बीटा होगा वो दोनों का अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होगा, तो दोनों का एडिशन कर देंगे हम सीधे। और गामा के लिए भी हम कर सकते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, मतलब तीन डॉट होंगी, तो एक्स वाई और जेड से हम कर लेंगे उसमें। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे। पीपीटी शेयर करनी थी। तो मैं अगली पीपीटी शेयर करने वाला हूँ जिसमें हम आगे जो इसके ऊपर क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। हाँ, तो अब हम इसमें तो अब हम जो हमने थ्योरी पढ़ी अब तक, जो तीनों एक्सपांशन पढ़े उसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत। तो अब हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है वो, उसको आप जल्दी से सॉल्व कर लें। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉलिड डिक्रीजेज बाय 0.6%। मतलब एक सॉलिड है जिसका वॉल्यूम जो है वो 0.6% से डिक्रीज होता है, मतलब हमें चेंज इन मतलब वॉल्यूम दिया है परसेंटेज में, तो डेल्टा वी बाई डी इंटू 100 दिया है इसका मतलब, देन इट इज कूल्ड थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने जैसे देखा कि थर्मल एक्सपांशन होता है, वैसे ही क्या होगा, मतलब जैसे कोई बॉडी जब एक्सपांड होती है वैसे ही वो सिकुड़ भी सकती है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। जो अल्फा बीटा गामा ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं बॉडी की, मतलब की जो ये प्रॉपर्टीज की जो मतलब बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सपांशन को भी दिखाती है और कंप्रेशन को भी दिखाती है। मतलब टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगी, बॉडी एक्सपांड होगी, जैसे रॉड है तो लेंथ में इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऐसे ही जब इनको हम क्या करेंगे, मतलब इनकी टेम्परेचर को कम किया जाएगा, कोल्ड किया जाएगा, इनको ठंडा किया जाएगा, तो ये कंप्रेस भी होंगी। कि कोई अगर एल नॉट लेंथ की रॉड है तो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, एल हो गई, एल डैश हो गई, ऐसे एरिया भी कम हो सकता है, वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज बाय 0.6%, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से मतलब इसको ठंडा किया है ये बोला। तो जब टेम्परेचर को हमने कम किया है, ठंडा किया है, तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। तो इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे वॉल्यूम एक्सपांशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, मतलब अल्फा पूछा है। तो बात हो रही है वॉल्यूम की, लेकिन पूछा हमसे क्या है, अल्फा। तो अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमें सबसे पहले गामा निकालना है। सबसे पहले हम गामा निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उससे अल्फा निकाल सकते हैं, और हमें रिलेशन पता ही है अल्फा और गामा के बीच में, तो उसको हम आगे देख सकते हैं, सॉल्व कर रहे हैं एक बार। बी, बी तो गलत आंसर है, सागर मिश्रा ने गलत आंसर दिया है। बी सही आंसर नहीं है, और सॉल्व करें, फिर से ट्राई करें इसका।
ए, आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं शायद, जिनका भी आंसर ए बी आ रहा है। 4 × 10⁻⁵। प्रतीक्षा ने सही आंसर दिया है, मिहिर वर्मा ने भी सही आंसर दिया है। 4 × 10⁻⁵ सही आंसर है इसका। मुझे लग रहा है जो ये ए और बी जो आंसर दे रहे हैं उनकी शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही होगी। संजना मिश्रा का भी सही आंसर आया है डी। डी आंसर सही है इसका। आस्था पाठक का भी सही आंसर आ गया है। जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो एक बार और अपनी कैलकुलेशन को चेक करें, शायद मुझसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। रेखा यादव का भी सही आंसर आ गया है। हाँ, सागर मिश्रा ने सही आंसर दिया है, तो शायद उनको क्लियर है कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन ही है इसमें, और हम जितनी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। नीट में भी अब ऐसा ही हो रहा है, 1-2 सालों से कैलकुलेशन पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली, और सिंपल कैलकुलेशन होती है, पर हम उसको गलत कर देते हैं जल्दी के चक्कर में। तो हमें बस अपनी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को बढ़ाना है। अब आराधना त्रिपाठी ने फिर से इससे डी आंसर दिया है। डी आंसर सही है इसका। मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार देख लें इसका आंसर। तो सबसे पहले हम इस पे एक और बार हम रीड करें क्वेश्चन, तो मैं एक और बार रीड करता हूँ। तो इसमें बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीज बाय 0.6%, विच इट इज कूल्ड फॉर 50 डिग्री सेल्सियस। सिंपल ये कि हमने डेल्टा टी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसका हमें चेंज इन वॉल्यूम दिया है, पर इसमें परसेंटेज चेंज दिया है, और हमसे अल्फा पूछा है, तो हमें गामा इसका कैलकुलेट करना है बस। तो दिया क्या है सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। तो अगर हम देते हैं इसमें तो क्या दिया है सॉल्यूशन को, अगर हम देखते हैं अच्छे से तो हमें क्या समझ में आएगा कि भाई इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज बाय 0.6% 50 डिग्री सेल्सियस, या गिवन दैट डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस है। अब जो प्रोवाइड है वो क्या है, परसेंटेज चेंज, मतलब डेल्टा बी बाय बी इंटू में 100 दिया है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा बी बाय बी निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, 0.6% है, तो 0.6 परसेंटेज में है, तो वो डेल्टा बी बाय बी जो है उसको हम परसेंटेज को हटाएंगे, तो क्या है 100 से डिवाइड करेंगे, 0.6/100 हो गया, मतलब सीधा सा डेल्टा बी बाय बी नॉट हो गया 0.6/100। अब हमें पता है गामा निकालना है, ठीक है। तो जब हम गामा को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी क्या होता है, गामा बी नॉट डेल्टा टी। तो गामा क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन बी नॉट डेल्टा बी नॉट डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन बी नॉट डेल्टा टी ये होगा। तो बस उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा बी अपॉन बी नॉट की कंबाइंड वैल्यू हमें पता चल गई 0.6/100। डेल्टा टी हमें पता है 50, 1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू रखनी है बस। तो जब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी नॉट की जगह 0.6/100, और मतलब डेल्टा टी की जगह हो गया 50, तो 1/50 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 12 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब ये जो है 12 जो 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, ये हमारे पास आंसर नहीं है। आंसर हमें क्वेश्चन को मतलब केयरफुली इसमें पढ़ना है। हम जल्दी जल्दी में इसमें गलती कर सकते हैं कि हमसे गामा पूछा है, तो जबकि हमसे क्या पूछा है इसमें अल्फा। इसमें हमसे लीनियर कोफिशिएंट पूछा है, ना कि वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो जब हमारे पास गामा आ गया तो हमें अब क्या निकालना है, बस अल्फा। तो हमें पता है कि जो गामा होता है वो क्या होता है, अल्फा का 3 टाइम्स, मतलब गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, गामा अपॉन 3 से डिवाइड करना है बस इसको, 12 × 10⁻⁵ को। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी अपने पास, 12 × 10⁻⁵/3 यानी 4 × 10⁻⁵। तो इसका आंसर 4 × 10⁻⁵ हो गया सिंपल सा। अभी हम अगर किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लें एक बार, कैलकुलेशन मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। सर इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने बोला है पहले भी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो पूछ लें किसी को।
तो मुझे लग रहा है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा सॉलिड्स के अंदर, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। अब हम उसके क्या देखेंगे, हम उसके अंदर एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम उसका क्या क्या यूज करते हैं डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ पे उसके ऊपर हम मतलब यूज कर सकते हैं, वो सारे हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। और उन एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। वो चीज इसमें हम कैलकुलेट मतलब पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब है कि हमने क्या किया, एक ऐसी रॉड बनाई है जो दो अलग अलग मेटल की रॉड से मिलकर बनी है, और दोनों जो मेटल हैं वो अलग अलग मटेरियल की हैं, है ना। तो अलग अलग मटेरियल की हैं और लेंथ क्या है उनकी सेम है, इक्वल लेंथ की। तो टू इक्वल लेंथ की और डिफरेंट मटेरियल की दो रॉड को कंबाइन करके हमने बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाई है। तो बाई मेटेलिक का मतलब क्या हुआ कि दो मेटल है इसमें, तो दो अलग अलग मेटल है, मतलब दोनों का अल्फा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये मेन बात है इसके अंदर कि दो अलग अलग अल्फा की हमने रॉड ली और दोनों को कंबाइन किया, इक्वल लेंथ में लिया है, और उससे एक रॉड बना दी नई, जो जिसे हमने नाम दिया बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब हम इसको जब हम अब तक तो हमने क्या देखा था, केवल एक रॉड का हमने देखा था लीनियर एक्सपांशन। अब हम दोनों का कंबाइंड एक्सपांशन देखेंगे कि कैसे एक्सपांड होती हैं ये दोनों रॉड कंबाइंड, जब हम इनको हीट करेंगे। तो अगर हम देखें तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, टू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, इक्वल लेंथ की है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, डिफरेंट है। इट कैन बी यूज, अगर अगर इसमें देखें तो इसका जो हम यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज हम जनरली देखते हैं प्रेस जो होती है उसके अंदर करते हैं इसका यूज। प्रेस में जो लॉक-इन सिस्टम होता है उसको बंद करने का, जो वो हीट होती है, और उसको हम यहाँ पे उसका मतलब जो प्रेस सिस्टम होता है हमारे पास आयरन वाला, उसमें यूज करते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। कि वैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत देर बाद भी जो है वो गर्म क्यों रहती है, वो चीज इसमें हम इससे समझते हैं। तो अगर हम हाँ, ये संजना शर्मा मिश्रा ने आंसर लिखा है कि डायरेक्ट गामा की जगह अगर हम टी अल्फा पुट करें तो भी तो आंसर निकल सकता है। तो वो एक ही तो बात है, हम बिल्कुल निकल सकता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है, हमारी स्पीड सही है, तो हम अलग अलग इक्वेशन नहीं बनाएंगे यार फॉर्मूले की। हम सीधे गामा की वैल्यू टी अल्फा ही पुट करेंगे सबसे पहले, और सीधे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमें इतना टाइम नहीं लगाना होता है। ये बिल्कुल सही है, हम सीधे ही टी अल्फा रखेंगे। ये तो हम समझाने के लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, नहीं इसका आंसर तो मतलब 2-3 स्टेप में ही निकल सकता है काफी जल्दी। तो हम बात कर रहे थे इसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप में ही हम आगे देख रहे हैं कि कैसे, अब हम देखेंगे कि कैसे जब हम इनको, तो दो हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास में दो डायग्राम देख रहे हैं। दो डायग्राम है, इसमें हम पहले डायग्राम पे देखते हैं तो हमारे पास में रॉड है ना। दो रॉड है हमारे पास में ए और बी, है ना। तो दोनों का ए का अल्फा है अल्फा ए, और जो बी रॉड है उसका अल्फा है अल्फा बी, और दोनों इक्वल लेंथ की है। उनको हमने कंबाइन करके एक क्या बनाई है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाई है। इसका जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है उसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है ना। और उसको हमने क्या किया है आगे, मतलब उसको हमने हीट किया है। जब हम उसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, या मतलब टी हो गया। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, टी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये कौन सी साइड में बाइंड मतलब बेंड होगी, ये चीज हमारे पास में आती है। तो कौन, अब हमने बोला है कि अल्फा ए और अल्फा बी है दोनों रॉड का जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, तो किसका अल्फा ज्यादा है। तो अब हमने यहाँ पे बोला है कि जो ए रॉड है उसका जो अल्फा है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपांड होगी, ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी, तो ए की लेंथ क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी बी की कंपेरिजन में।
तो ए क्या है, ज़्यादा एक्सपांड हो रही है। तो हम देख सकते हैं जब हम ए को ज़्यादा एक्सपांड करेंगे और बी को कम एक्सपांड करेंगे और वर्टिकली 2 रॉड खड़ी हुई हैं, मतलब रखी हुई हैं हमारे पास में, तो ए वाली जो है वो किस साइड में बेंड होगी, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास में 2 रॉड हैं, है ना? और दोनों का अल्फा अलग है, जिसमें एक साइड वाली का ज़्यादा है, तो जो जिस साइड वाली रॉड का अल्फा ज़्यादा है, उधर से वो ज़्यादा एक्सपांड होगी और जिसका कम है वो कम एक्सपांड होगी, है ना? तो मतलब कम बेंड होगी। तो हम इसको सीधे देख सकते हैं कि कम बेंड होगी तो मतलब वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना? मतलब कि वो कौन सी सरफेस की तरफ होगी, कॉन्केव सरफेस की तरफ होगी। ये चीज यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता है, कॉन्केव सरफेस की तरफ होगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जाता है कि हमारे पास रॉड दे दी जाती है, जो है ना अल्फा ए अल्फा बी पे बताया, मतलब हमसे डायग्राम दे दिए जाते हैं और डायग्राम में देख के मतलब पूछते हैं कि किसका अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ये चीज है। तो जो बाहर की तरफ बेंड हो रही है ना, मतलब वो ज़्यादा बेंड हुई है, ज़्यादा एक्सपांड हुई है, इसका मतलब उसका अल्फा ज़्यादा होगा। और जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ यानी कॉन्केव सरफेस की तरफ है ना, उसका जो अल्फा होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब वो कम एक्सपांड हुई है। तो ऐसे हम सीधे इसमें देख के आंसर दे सकते हैं इसका, सीधा सा है, मतलब जिसका अल्फा ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सपांड, ज़्यादा बेंड तो मतलब वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ यानी कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ। और जिसका अल्फा कम, वो क्या होगी, कम एक्सपांड होगी, कम बेंड होगी, तो वो अंदर की तरफ होगी और कॉनकेव सरफेस की तरफ होगी। ये चीज है इसमें, बस इसी पे हमारे पास में क्या आएंगे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है जैसा कि दिस स्ट्रिप्स बेंड्स टू द राइट, ये राइट में होगी, क्यों? क्योंकि जो अल्फा ए का है वो ज्यादा है ना बी से, तो ए वाली साइड कहाँ जाएगी, कॉन्वेक्स की तरफ। बिकॉज द मेटल ऑन द लेफ्ट हैज एक्सपांडेड मोर देन द मेटल ऑन द राइट, ये समझ में आता है हमारे पास। एट अ लोअर टेम्परेचर द स्ट्रिप विल बेंड टू द लेफ्ट। अगर हम लोअर टेम्परेचर भरेंगे तो भाई अब हमने देखा, जैसे हमने बोला कि जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो एक्सपांड करती है, और जब उसको हम कोल्ड करेंगे, मतलब उसको टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, वो मतलब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ऐसा ही है इसमें, जिसका अल्फा ज्यादा है वो एक्सपांड भी ज्यादा होगी हीट देने पर, और कॉन्ट्रैक्ट भी, शॉर्टनिंग भी उसमें ज़्यादा होगी कूल करने पर, उसको ठंडा करने पर। तो ऐसा हम ए के लिए बोल सकते हैं, रॉड ए का अल्फा ज़्यादा है, तो हीट करने पर वो एक्सपांड भी ज़्यादा हुई है, ज़्यादा बेंड हुई है, और जब उसको कूल करेंगे हम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होगी, शॉर्टनिंग भी ज़्यादा होगी उसमें। जब शॉर्टनिंग ज़्यादा होगी तो वो अंदर की तरफ होगी, इसका मतलब। तो वो कौन सी सरफेस की तरफ आ जाएगी, ए रॉड कूल करने पर, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव सरफेस की तरफ आ जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। और जबकि बाहर वाली जो रॉड है बी रॉड, उसका अल्फा क्या है, कम, तो वो मतलब क्या होगी, कम कॉन्स्टेंट होगी, कम शॉर्टनिंग होगी, तो वो बाहर की तरफ आएगी, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ आएगी। तो फिर ये रॉड किधर मतलब बेंड होगी, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ होगी। तो ये चीज़ है, हमें बस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि वो हीट कर रहा है, कूल कर रहा है, कैसे पूछ रहा है वो। अगर हीट कर रहा है तो मतलब अल्फा ज़्यादा, तो ज़्यादा एक्सपांड होगी, कूल कर रहा है तो वो क्या होगी, ज़्यादा कॉन्स्टेंट होगी। उस बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। अब इसी के ऊपर जो है हमारे पास में क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना? तो ये हमारा मेन पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड, जो हम लेंथ वाला देख रहे थे वही है यहाँ पे। तो हमारे पास में एक रॉड है, तो अब हमारे पास में हमने बाई मेटेलिक स्ट्रिप बनाएंगे, दो अलग अलग रॉड की, एक है कॉपर की और एक है टंगस्टन। दोनों अलग अलग मेटल है, इसका मतलब दोनों की जो अल्फा होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ये समझ में आता है। दोनों की विड्थ सेम है, लेंथ सेम है, 2 मिलीमीटर विड्थ दी है इनकी। तो अब हम जब इनको हीट करेंगे तो
अल्फा जो है इसमें हमें दे रखा है, अल्फा रिवर ने कि अल्फा कॉपर का ज्यादा है टंगस्टन की तुलना में, है ना। तो हम पेज में क्वेश्चन में हमेशा बताया जाता है अल्फा के बारे में कि अल्फा किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। या तो हमें डायग्राम देके ये पूछ लेता है कि अल्फा किसका ज्यादा होगा, जैसे इसमें हम डायग्राम दे दिया जाए, अगर हमें ये दोनों डायग्राम देखिए, एक तो नॉर्मल लेंथ वाला और एक ये बैंड वाला, तो हम इसमें देख के बता सकते हैं कि किसका अल्फा ज्यादा होगा। कि टंगस्टन वाला जो है वो कम मतलब वो अंदर की तरफ है, इनसाइड है, कॉन्केव सरफेस की तरफ है, इसका मतलब वो क्या है, कम बेंड हुई है, कम बेंड हुई है मतलब कम एक्सपांड हुई है ना। तो उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा। जो हैं मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ क्या एक बार? हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे पास थोड़ा, अब मैंने सही कर दिया है, पर अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की। सिंपल पेंडुलम पे हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो उसमें एल लेंथ का वायर होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये ग्लोब टाइप का होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज, जैसे हमने लीनियर एक्सपांशन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है।
ऐसे ही यहाँ पे है, जब हम वेदर चेंज होता है, जैसे हम समर में आ गए तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है एनवायरनमेंट का। तो उसकी वजह से भी जो पेंडुलम की लेंथ है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें चेंज देखने को मिलता है। वो थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है, माइन्यूट चेंज आता है जिससे हमें पता नहीं चल पाता, पर चेंज आता है इसमें। तो एल लेंथ से क्या हो गई, मान के चले हमने कि एल डैश लेंथ हो जाती है, और जो टाइम पीरियड है फिर उसकी वजह से टी डैश हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पेंडुलम की लेंथ से, यानी एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल पे होता है। तो जब लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जो हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई समर आया तो उसमें जो लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई थोड़ी सी, तो टाइम पीरियड में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा। मतलब जो बाद में टाइम पीरियड है टी डैश वो ज़्यादा होगा इनिशियल टाइम पीरियड से, तो टी डैश ग्रेटर देन होगा टी पे, ये हम बोल रहे हैं। अब इसमें चेंज निकालना है, हमारा जो मतलब पर्पज है वो क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड। सो हम देख सकते हैं टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल या एल की पावर 1/2। सो अगर हम देखते हैं अब यहाँ पे जो एरर में हम पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन में एरर में, तो चेंज इन निकालना है। जैसे हमें किसी भी चीज़ में चेंज निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और चेंज इन लेंथ हो जाएगा। मतलब चेंज इन डायमीटर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एरर के अंदर हम ये सब सीखते हैं, है ना। तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ हाँ। सो इसमें डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल, है ना। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये, अब हमें पता है डेल्टा एल बाय एल क्या होता है। भाई जैसे हमें पता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्या था, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाय एल क्या होगा, अल्फा डेल्टा टी। तो बस वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हाफ डेल्टा एल बाय एल की जगह क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो इसी के बेसिस पे हमें परसेंटेज चेंज या फिर क्या निकालना होता है, चेंज इन टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, है ना। तो अब इसमें हम देखें तो फ्रैक्शनल चेंज इन द टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज कितना आता है अपने पास, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी हाफ अल्फा डेल्टा डेल्टा टी, या फिर डेल्टा थीटा हम बोल रहे हैं टेम्परेचर चेंज को। तो अब हम इसमें देखते हैं द क्लॉक विल लॉस, द क्लॉक विल लॉस टाइम विल बिकम इट स्लो इन समर। मतलब जैसे मैंने टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब माइन्यूट चेंज होने लग जाता है। तो इसमें अब अगर हम देखें तो डेल्टा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। और सर्दियों में अगर हम देखेंगे उसी चीज को, तो सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, लेंथ में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी लेंथ, और लेंथ डिक्रीज होने से जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब टाइम जो मतलब दिखता है कम हो जाएगी। तो द क्लॉक विल लॉस टाइम, ये चीज है। अब हम आगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम अब आगे हम देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर आप इसको सॉल्व करना। अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड, है ना। तो एक मेटल की रॉड है, उसका यूज हम इसमें उससे पेंडुलम बना लिया हमने घड़ी का, उसका यूज कर रहे हैं। द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना हो गया, मतलब समर का टाइम होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है वैसे भी 10 डिग्री सेल्सियस से रूम का। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मेटल ऑफ द रॉड इज 2 into 10 power -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो हमें अल्फा दिया है मेटल की रॉड का 2 into 10 power -6। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। तो हमें टाइम पीरियड की बात हो रही है इसकी पेंडुलम की।
तो परसेंटेज चेंज डेल्टा टी इनटू डेल्टा टी बाय चेंज और उसका परसेंटेज। तो डेल्टा तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू 100, बस वही करना है हमें, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। सब दिया है इसमें, अल्फा भी दिया है, डेल्टा टी डेल्टा थीटा दिया है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर दिया है ना। तो इसको कैलकुलेट करें एक बार। हाँ 10⁻³ सही आंसर है बिल्कुल। और सॉल्व करें सभी। तो अब लगभग सबसे सही आंसर आ रहे हैं। वैदया, साधन मिश्रा, मिहिर वर्मा, रनु, आस्था, संजना, सबसे सही आंसर। अभिषेक, ज्योति, ज्योति ने क्या पूछा, टेम्परेचर इंक्रीज करना कराने पर क्लॉथ रन्स। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर, हाँ इसको हम ऐसे भी मतलब इसमें से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे वो चीज़ भी हम इसमें इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन एलिमिनेट कैसे करेंगे। इसमें हम एक दो क्वेश्चन तो सीधे ही एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन तो देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा था कि हाँ भाई रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था 10 डिग्री सेल्सियस से, अल्फा दिया था। तो इसमें हमसे पूछा था परसेंटेज चेंज पूछा था टाइम पीरियड में। तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इंटू 100 पूछा था। तो अब हम इसमें बोल रहे थे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज। तो देखते हैं अगर हम नेगेटिव जो है -2 जो ऑप्शन है वो माइनस वाले हैं, माइनस वाले मतलब टाइम पीरियड इसमें कम हो रहा है। जबकि हमें साफ पता है टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो नेगेटिव वाले आंसर तो होंगे नहीं। तो 1 और 4 तो हमने एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 2 और 3। 2 और 3 में अब वैल्यू अगर सेकंड में देखें तो 2 इंटू 10⁻³ है और इसमें 1 इंटू 10⁻³। अब इसमें हम हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा वैल्यू पुट करेंगे। तो हाफ इंटू अल्फा 2 इंटू 10⁻6, डेल्टा थीटा 10 हो गया। तो अगर हम इसमें अब सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो परसेंटेज चेंज यहाँ से अगर हम देखें तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 गया और 10⁻5 निकल के आ रहा है। परसेंटेज चेंज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻3%। सिंपल ही है, इसमें हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारी स्पीड सही है तो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक तो हमारे पास ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको मैं खुद ही समझाऊंगा कैसे इसमें होता है कि लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ वैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ है। तो लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो होता है ए एंड बी का, लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो होता है ए एंड बी का इज गिवन बिलो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा ए एंड अल्फा बी। सो इसमें अगर हम देखें तो चेंज इन लेंथ और टेम्परेचर का ग्राफ, चेंज लेंथ एंड टेम्परेचर का हमने इक्वेशन में तो रिलेशन देख लिया कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी है। तो जब हम इसी को इसमें प्लॉट करते हैं, ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा। तो चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ जो होगा वो मतलब अगर हम देते हैं तो मतलब अल्फा निकालना है। अल्फा पूछा है तो अल्फा अगर इस इक्वेशन में से बाहर निकालो तो क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, यही तो आएगा। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट तो क्या हो गया अपने पास लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि हमारे पास वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस ये आ रही है अल्फा की वैल्यू। मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू
अपने पास में जो है क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है ना, तो उससे हम देख सकते हैं लेंथ अपॉन टेम्परेचर, वो हमारे पास में इधर स्लोप निकल के आएगा और वही अल्फा की वैल्यू है। तो मतलब हम अल्फा को सीधे स्लोप देख के इसका आंसर दे सकते हैं। जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा ना उसका अल्फा भी ज्यादा होगा। जैसे इसमें बी है, बी हम देख सकते हैं बी का स्लोप ज्यादा है। स्लोप तो हम चेक कर सकते हैं कि बेस से अगर हम बेस पे इनके बेस पे एक लाइन खींचे और उधर से अगर हम मेजर करें टेन थीटा को, तो वो टेन थीटा की वैल्यू मतलब किसके लिए ज्यादा आएगी, कौन बड़ा होगा एंगल, वो चीज है, उसका स्लोप ज्यादा होगा। और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो आंसर इसका बी होगा, क्योंकि बी के लिए स्लोप ज्यादा है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वली हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ए और बी रॉड का, तो क्रिस्टल लेंथ में ज्यादा इंक्रीज हुआ, चेंज क्रिस्टल लेंथ में ज्यादा आ रहा है बी की। मतलब हमने एक पॉइंट पे एक लाइन खींची इधर, जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, तो हमने तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे हम बोल सकते हैं कि जब हम इधर से एक लाइन खींचेंगे, इसके लिए जब हम एक लाइन खींची जाएगी हमारे पास में, मतलब कि बी और इस पॉइंट पे ऐसे सीधे जब वर्टिकल लाइन खींचेंगे बी और ए को क्रॉस करते हुए, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, दोनों के लिए इक्वल। मतलब टेम्परेचर को जब इक्वली इंक्रीज किया जाएगा तो लेंथ क्या है, दोनों की अलग अलग है ना, ए और बी की, तो किसकी लेंथ ज्यादा है, बी की लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब इक्वल टेम्परेचर इंक्रीज होने पर बी की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसका अल्फा क्या है, ज्यादा। ऐसे भी हम सीधे देख सकते हैं, नहीं तो स्लोप से इसको हम सीधे ही बता ही सकते हैं। जैसे ये चीज यहाँ पे है कि हाँ भाई अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, अल्फा हो गया डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। स्लोप डायरेक्ट देख सकते हैं हम यहाँ से, है ना। तो स्लोप ऑफ बी इज मोर देन ए, सो आंसर इज अल्फा ए बी हो जाएगा, अल्फा ए से ज्यादा। तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, अल्फा के। ये यहाँ पे हम लेंथ और टेम्परेचर के ग्राफ के बीच रिलेशन देख सकते हैं सीधे। तो समझ में आ गया हो तो एक बार और भी करेंगे। हाँ, देवल भार्गव ने क्या लिखा है कि बिकॉज लेंथ चेंज पर टेम्परेचर इज ग्रेटर इन अल्फा बी, लेंथ चेंज पर टेम्परेचर, इसका मतलब वही हो गया ना डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो बस वही हो गया लेंथ चेंज पर टेम्परेचर। सो यहाँ पे हम सीधा देख सकते हैं जी। किसी को डाउट हो तो पूछ लें इस ग्राफ में, क्योंकि ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं काफी थ्योरेटिकल में। अब हम आगे और देखते हैं इसमें। हाँ, अब हम देखते हैं एक और इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर ये हमारे पास में लास्ट इसका सॉलिड के अंदर एक्सप्लेनेशन आता है, तो वो हम इसमें अगर हम देखें, हाँ, तो थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड किया है इस बार। पहले हमारी जो रॉड थी वो फ्री थी, दोनों एंड उन रॉड के जाके फ्री थे। जब हम उनमें हीट दे रहे थे तो उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी। किसी प्रकार का मतलब किसी भी टाइप का उनमें स्ट्रेस नहीं था, फोर्स नहीं था। टेम्परेचर दिया तो हीट देने पर वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से एंड ओपन है। लेकिन अब हमने क्या किया, इसी रॉड को दो बैरियर लगा दिए उस रॉड के लिए। दो साइड में हमने क्या लगा दी, बॉल टाइप में लगा दी, बैरियर लगा दिया। उस बैरियर के बीच में हमने रॉड को फिक्स किया है। और अब हम उस रॉड को जब हम हीट करेंगे तो अब तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो नहीं सकती, क्योंकि हमने बैरियर लगा रखा है। तो उसमें क्या होगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा, मतलब उसमें क्या आएगा, तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, है ना। जब हम कोई चीज कोई काम करना चाह रहे हैं और वो काम अगर ना होए, मतलब ना हो पाए, तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, मतलब तनाव फील होगा ना। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी कि लेंथ इंक्रीज होना चाह रही है, लेकिन बैरियर लगा हुआ है, लेंथ इंक्रीज नहीं हो पा रही, तो उसमें क्या होगा, तनाव जनरेट होने लग जाएगा, जैसे रस्सी में होता है, ऐसे ही है यहाँ पे भी।
तो थर्मल स्ट्रेस जो है वो वैसे होता है। और ऐसे ही हम कूल करने पर भी होता है कि जब हम किसी रॉड को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर उसकी लेंथ इंक्रीज होना चाह रही है, लेकिन बैरियर की वजह से लेंथ मतलब डिक्रीज नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ भी इसमें होती है ना। तो ये चीज़ है जब हम स्ट्रेस, यहाँ पे हमारे पास हमने हाईलाइट किया हुआ है कि इफ रॉड इज नॉट फिक्स्ड एट एंड फ्री टू एक्सपांड देयर विल बी जीरो स्ट्रेस। मतलब जब रॉड फिक्स नहीं होगी तो वहाँ पे वो फ्रीली एक्सपांड होगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, है कि नहीं। ये बात हमने जो पुराने जितने भी क्वेश्चन किए हमने रॉड वाले, उनमें यही चीज़ दी थी। वहाँ पे कभी भी ये नहीं था कि रॉड पे एंड फिक्स है ना। जबकि इन क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिक करता है कि रॉड पे जो एंड है वो क्या है, फिक्स है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ इन क्वेश्चंस में हमारे पास होती है। तो मैं एक बार इसको और देखते हैं कि व्हेन अ रॉड whose ends are rigidly fixed such as to prevent expansion or contraction, को प्रिवेंट करने के लिए undergo a change in temperature due to thermal expansion or contraction, है ना। कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डेवलपिंग। जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कौन से टाइप, दो टाइप की होगी भाई। अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो मतलब जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कौन सी होगी, कंप्रेस मतलब टेंसाइल होगी, है ना। और कंप्रेसिव टाइप की होगी, क्योंकि बाहर से फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, रॉड बाहर लगा रही है बैरियर पे, तो बैरियर बाहर से अंदर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा। और जब हम उसको कूल करेंगे तो रॉड क्या होना चाह रही है, कंप्रेस होना चाह रही है, तो फोर्स बाहर की तरफ जनरेट होगा, तो इस पर बैरियर पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। रिएक्शन जो वाला लॉ है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ड्यू टू दिस थर्मल स्ट्रेस द रॉड विल exert a large force on the supports। सो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी रॉड, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे यहाँ पे, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसको कैलकुलेशन अब हम आगे देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम स्ट्रेस वगैरह इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, तो उसमें इसके अंदर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन मतलब जो फ्रैक्शनल चेंज होता है लेंथ में, डेल्टा एल बाय एल, वो क्या होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर टाइप में होता है तो फोर्स अपॉन एरिया। और वाई जो होता है हमारे पास में यंग मॉड्यूलस जिसे बोला जाता है, वो इनका रेशो होता है, वाई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इनका रेशो बताता है वो। तो इसके ऊपर हमारे पास फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई जो वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसे करके आता है फॉर्मूला, है ना। तो वो फॉर्मूले से हम यहाँ पे कैसे आगे मतलब उसको अप्लाई करेंगे वो चीज़ है। तो हमने क्या देखा कि थर्मल स्ट्रेंथ क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, वो क्या है, फॉर्मूला लगाएं तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया, अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। सो थर्मल स्ट्रेस क्या होगी भाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस चाहिए तो क्या होगा, यंग मॉड्यूलस इनटू में स्ट्रेन, स्ट्रेन कितनी है अल्फा डेल्टा थीटा, तो वाई इज इनटू में अल्फा डेल्टा थीटा, ये हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर फोर्स के लिए हम वाई भाई फोर्स अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू आ गई वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो फोर्स कितना आएगा, ए इंटू में स्ट्रेस, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यंग मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू अल्फा इंटू में डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो हमसे वो डायरेक्ट स्ट्रेस पूछ सकता है, या फिर हमसे केवल फोर्स भी पूछ सकता है कि कितना फोर्स कोई भी रॉड एक्सर्ट कर रही है बैरियर जो हमने लगाए हैं उन पर। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आता है फ्लूइड से, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम पढ़ते हैं वहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है ना। उसी के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक क्वेश्चन समझना, दूसरा कुछ सर, तो बैरियर की वजह से रॉड में कोई एक्सपांशन नहीं हुआ था। तो बैरियर हमने लगाया ही इसलिए है कि एक्सपांशन ना हो, बैरियर हमने इसलिए लगाया है जिससे यहाँ पे कोई भी एक्सपांशन ना हो पाए। तो जब तक बैरियर है एक्सपांशन नहीं होगा, और अगर बैरियर ना होता तो एक्सपांशन हो जाता, एक्सपांशन हो जाता तो फिर उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। जो हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं उनमें बैरियर नहीं था, बैरियर नहीं था तो फिर उनके अंदर कभी भी स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रही थी, एक्सपांशन या कंप्रेशन हो रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम 160 न्यूटन सॉल्व भी कर लिया, वैसे तो उसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, 160 न्यूटन इस क्वेश्चन का आएगा। इसको मैं सॉल्व कराता हूँ अभी क्वेश्चन को।
वो एनर्जी जाएगी कहाँ सर? वो एनर्जी फोर्स के रूप में जनरेट हो रही है ना, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा अगर हम हीट करेंगे तो, मतलब समझ रहे हैं कि कॉम्प्रेसिव और जो कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो उसी की वजह से तो लग रहा है हम हीट कर रहे हैं तो फोर्स बन रहा है ना। एनर्जी और फोर्स में रिलेशन तो हम पढ़ते ही हैं वर्क पावर एनर्जी में, कि कैसे फोर्स से एनर्जी और एनर्जी से मतलब फोर्स आता है। तो फोर्स भी क्या है? एनर्जी तो है एक टाइप की। तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कि कैसे फोर्स जनरेट हो रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो a steel rod has a cross sectional area of 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस रॉड बाय द सेम अमाउंट एज द एक्सपांशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इट थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस इच। मतलब कि इस लाइन को अगर हम देखें तो क्या बोला है कि एक्सपांशन मतलब कि जब हम किसी भी उसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे तो कितना फोर्स, जब हम किसी भी रॉड को मतलब रॉड है जब उसको 10 डिग्री सेल्सियस से हीट किया जाता है तो कितना फोर्स जनरेट होता है, ये चीज है उसमें। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस रॉड बाय द सेम अमाउंट एज द एक्सपांशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इट थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। तो वही हमने एक्सपांशन जो होता है उतने एक्सपांशन के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, बस वो फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तभी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर फ्री होता तो स्ट्रेस नहीं होता तो फोर्स भी अप्लाई नहीं करते। वहाँ पे हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा था स्ट्रेचिंग के लिए, वहाँ पे हमने हीट दिया और अपने आप एक्सपांड हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या है, बैरियर, यहाँ पे हमें हीट करेंगे तो भी एक्सपांड नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रही है। उस स्ट्रेस के अपोजिट हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? उस स्ट्रेस के इक्वल। तो अगर हमने स्ट्रेस को इक्वल मतलब कैलकुलेट कर लिया तो फोर्स भी आ जाएगा। तो वही चीज हमें इसमें निकालनी है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दे रखा है अल्फा दे दिया 10⁻⁵ और हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू भी दे दी स्टील की 2 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है। तो यहाँ से अब हमें बस क्या निकालना है? फोर्स। और फोर्स हमने अभी अभी देखा कि गामा मतलब वाई ए अल्फा डेल्टा टी ये होता है। यंग मॉड्यूलस इनटू में एरिया इनटू में अल्फा इनटू में डेल्टा टी, सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा बस। सो यहाँ पे गामा मतलब यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हो गई 2 × 10, एरिया की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो यूनिट है वो सेम रखनी पड़ेगी, तो मैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऐसा यूनिट उसमें एरिया तो रखेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो 0.8 इंटू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 10⁻⁵ और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हो गया 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको देख भी सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 10⁻⁵ -4 10⁻⁹ है ना, और 10⁻⁻ तो ये हो गया 10⁻1 है ना, और ये 0.8 इंटू 10 ये हो गया 8, तो 8 इंटू 2 16 इंटू 10⁻1 यानी 160 न्यूटन। तो सीधा आंसर आ जाएगा अपने पास 160 न्यूटन। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो और पूछ लें अभी। आसान है क्वेश्चन, बस हमें ये रिलेशन याद, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना हो लेकिन हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे निकल के आया, क्योंकि हम इतने सारे फॉर्मूले याद तो नहीं रख सकते, बस हमें थोड़ा डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन है भी नहीं, एक तो स्टेप का कैलकुलेशन है। अब हम इसमें तो अब हम इसमें अपनी लास्ट स्लाइड देख रहे हैं, जो हमने थर्मल एक्सपांशन देख रहे हैं सॉलिड्स के अंदर पढ़ा पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में, उसकी ये लाइट स्लाइड है। फिर आगे के लेक्चर में हम लिक्विड में और जो गैसेज हैं उसके अंदर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपांशन को। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सॉलिड्स के अंदर मतलब जैसे हम ये डेली वाला जो एग्जांपल होता है सबसे पहला, ये जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में कुछ दूरी पर गैप दिया जाता है, दो रेल की पटरियों में कुछ दूरी पर गैप दिया जाता है। हमेशा हम ये देखते हैं स्टेशन और पटरियों पे, तो वो गैप क्यों दिया जाता है? उस गैप को देने का कारण भी थर्मल एक्सपांशन से ही जुड़ा हुआ है, लीनियर एक्सपांशन से।
कि जब हम हीट करते हैं, मतलब जब समर होगी, गर्मी का मौसम होगा, तो उस समय क्या होगा, हीट जनरेट होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इन जो पटरियाँ होती है ना, उनकी लेंथ भी क्या होने लगती है, थोड़ी बहुत इंक्रीज होने लगती है। भाई थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। तो जैसा इस इमेज में दिखाया है कि वैसे लेंथ अगर हम रैप नहीं देंगे तो लेंथ इंक्रीज होते क्या हो जाएगी, अब आगे पीछे तो क्या है, बैरियर है ना, तो ये पूरी तो एक्सपांड हो नहीं सकती, तो वो उसी जगह पर मुड़ जाएगी, और जब ऐसे मुड़ जाएगी तो क्या होगी, रेत की ऊपर जब रेल आएगी तो वो क्या है, पलट सकती है। तो यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रैप देते हैं कुछ दूरी पर, है ना, रेल की पटरी के बीच में रैप देते हैं, जिससे जब वो एक्सपांड हो तो उसके पास स्पेस हो एक्सपांड होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस रेल की पटरी बनाई जाती है कभी, रैप इसलिए दिया जाता है, ये चीज़ हमारे पास ये कंसेप्ट होता है ना। तो ये रेल की पटरी वाला एग्जांपल से हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि व्हेन रेल्स आर लेड डाउन ऑन द ग्राउंड स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ टू रेल, तो स्पेस इसमें छोड़ा जाता है, ये चीज़ इसमें होती है। तो ये आज का हमारे पास यहाँ तक था, जो हमने पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स में कंप्लीट किया है। अभी थर्मल एक्सपांशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी। हाँ, संजना मिश्रा ने सही लिखा है कि क्योंकि वो समर में एक्सपांड करती है, मतलब सही है, रेल की पटरी समर में एक्सपांड करेंगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए हम क्या छोड़ेंगे, स्पेस। तो अब हम इसमें देख सकते हैं अभी, हाँ, तो हमने पूरा देख लिया थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स में। तो अब हम इसमें आज का क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं। कोई डाउट हो तो और पूछ ले अभी थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड से अंदर, फिर अगली क्लास में हम लिक्विड में बात करेंगे, और वॉल्यूम जो मतलब गैसेज है उसके अंदर हम वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करेंगे थोड़ा बहुत। थर्मोमीटर का एग्जांपल जो है वो नॉर्मली है, उसमें भी यही है कि थर्मोमीटर में भी जैसे चेंज आ जाता है, जब गर्मी वगैरह होती है तो थर्मोमीटर में भी जो मीटर होता है ना, उसके अंदर भी चेंज आ जाता है थोड़ा बहुत, मतलब माइन्यूट चेंज आता है जो हमें पता नहीं चलता, पर उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। वैसे मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे 37, मतलब जो टेम्परेचर के पॉइंट्स होते हैं 37 38 के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें कैसे थोड़ा बहुत लेंथ में इंक्रीज हो जाता है वो, पर हमें इतना उसका पता नहीं चलता है। जो सबसे ज़्यादा विजुअल इफेक्ट जो देता है ना, वो रेल की पटरी वाला ही एग्जाम्पल देता है, जिसको हम आसानी से एज्यूम कर सकते हैं। बाकी इसके एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे सही एग्जाम्पल यही है। तो अगर कोई डाउट ना हो तो अब हम क्लास को खत्म कर सकते हैं।